साहब के गांव जिसका नाम है कोटला सुल्तान सिंह। तो ये कोटला सुल्तान सिंह आज अगर इतना छोटा सा गांव है तो उस जमाने में कितना छोटा रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी मैं एक स्कूल में गया और वो जो स्कूल है उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। मैं देख रहा था कि कभी मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ पर इसी तरह से तालीम हासिल करते होंगे। बहुत जल्दी रफ़ी साहब यहाँ से रुखसत हो गए थे इस छोटे से गाँव से। हैरत की बात यह है कि इतना छोटा गांव अगर ये 2019 में है तो 1924 में यानी 95 बरस पहले इस गांव की स्थिति क्या रही। तो खैर एनी हाउ, कभी इन गलियों में कूचों में रफ़ी साहब गुजरते होंगे। वो फ़कीर यहाँ से गुजरता होगा गाता हुआ, रफ़ी साहब उसके पीछे जाते होंगे। ख्वाब देखे होंगे रफ़ी साहब ने और फिर एक दिन वो बॉम्बे पहुँच गए। जो उन्होंने करके दिखाया वो दुनिया जानती है। तो कोटला सुल्तान सिंह, और थोड़ा और आगे जाके देखूंगा कि क्या है इस गांव का नाम। आज मेरे लिए ये गांव इतना अपना हो गया, ये नाम इतना अपना हो गया जो मैं कभी किताबों में ही पढ़ा करता था। तो रफ़ी साहब जिंदाबाद, रफ़ी साहब की यादें जिंदाबाद। ऐसा कलाकार ना कभी पहले आया और ना कभी आएगा। इसमें कोई सच के अलावा कुछ भी तो नहीं है। ये फीलिंग मेरे लिए काफ़ी है कि कभी इन इलाकों में मोहम्मद रफ़ी साहब घूमते थे, अपने दोस्तों के साथ रहते थे, अपने परिवार के साथ। लेकिन आज ढूंढने पर भी इस गांव में ऐसा कुछ नहीं मिला कि उनका घर, उनका बस्ती क्या थी, कहाँ थी। कई लोगों से पूछा, ऐसा कोई खास जवाब नहीं मिला। ये वो स्कूल है जिसमें रफ़ी साहब ने तमीदी तालीम हासिल की। ये बच्चे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बस इसी तरह में इनमें एक ज़माने में नमस्ते 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 नमस्ते, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। छोटा सा स्कूल है। कभी मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ पर पढ़ने आए थे और ये कितने बरस पहले कि 1924 में अगर वो दुनिया में आए थे तो बस 10, 12, 15 साल। और इन बच्चों की रौनक देखिए। ये वही स्कूल है। यहाँ इन्हीं जगहों पर कभी कदमों में उनके कदमों के निशान होंगे। कदमों के निशान जी की कह रहे हो? ओ वाह 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 वाह, फोटो खींच ली। फोटो तो हो गई। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लिविंग पोएम्स हैं। और ये छोटा सा गांव कोटला सुल्तान सिंह, वही स्कूल जिसमें एक ज़माने में कभी मोहम्मद रफ़ी साहब पढ़े आए थे। बच्चों को इतनी हैरानी, कितनी खुशी हो रही है। देखिए वो कैसे आ रहे हैं, कूद कूद के आ रहे हैं। ये वो स्कूल जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब कभी पढ़े। बच्चे सारे आ गए हैं और इनको मज़ा आ रहा है। देख रहे हैं कि भाई ये स्ट्रेंजर कौन आ गए, ये अजनबी कौन आ गए। और इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि कभी रफ़ी साहब भी यहाँ पर आते होंगे और आकर के यहाँ पर रहे होंगे कुछ दिन। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आना। और ये बच्चे कल का भविष्य है, कौन जाने कल इनमें। ये देखिए बच्चे नन्हे कभी मोहम्मद रफ़ी साहब भी इतने ही रहे होंगे, छोटे छोटे से। और आज स्कूल में आकर के मोहम्मद रफ़ी साहब याद आ रहे हैं। लेकिन बहुत अरसे तक वो यहाँ नहीं रहे। इसके बाद वो यहाँ से चले गए थे और एक बार बॉम्बे क्या गए, ज़िंदगी बदल गई। फिर कभी फुर्सत नहीं मिली इधर आने की। और ये बच्चे देखिए, ये स्कूल है, कितना ऐतिहासिक स्कूल है। ये बच्चे वाह, 5वीं क्लास तक ये स्कूल हैगा। वाह जी वाह जी वाह। मैं कहीं ढूंढता हूँ यहाँ, शायद कहीं मोहम्मद रफ़ी साहब के नक्शे कदम मिल जाए। मोहम्मद रफ़ी साहब के नक्शे कदम ना भी मिले तो ये छोटे छोटे, वाह 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 जिन्हें भी संस्थावां ने एक जो उन्होंने अपना डेथ एनिवर्सरी होगी 31 जुलाई, हाँ बस 31 जुलाई एक जो जन्म दिन, ठीक है, उदों करते हैं। असल से चाह रहे हैं कि ये स्कूल जो उन्होंने नाम के नाल जुड़िया हुआ है। इस स्कूल की देखिए कोई वक्री होनी चाहिए सी, बट वो हो नहीं पाई। ਉਹਦਾ मैं पिछले एक साल ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं तो कारण दिते कि क्यों ये एडी महान शख्सियत का एक स्कूल है। 31 तरीक ਨੂੰ बहुत टीवी चैनल बहुत लोग ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। मैंने सारे कड़ी कही कि सानू की है इस स्कूल के डिवेलपमेंट चाहिए आ। ये उन्होंने नाम का स्कूल है। इस स्कूल में चौथी सामने 2 कमरे उन्होंने एक कमरा है, इस साइड वाला कमरा है, वो बारे उत्थे कहा जाता कि उस कमरे के चौथी जमात तक बैठ के पढ़ते थे। फिर चौथी जमात जो पूरी करने उपरंत, क्योंकि 2 क्लासा ही चौथी तक होंगे सी, चौथी जमात पूरी करने उपरंत 1935-36 में जो पाकिस्तान चले गए। तो फिर के बाद में जो पार्टीशन तो बाद फिर वापस बॉम्बे आके बस गए। पर इन्हों के परिवार वालों भी एक गिला जरूर आया लोगों के भी ये वापस ना आप तो ना ही उन्होंने धिया पुत्र उन्होंने इस पिंड में मुड़ के नहीं आए।
ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਨਾਮ? ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਾਰਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, तो इस करके उन्होंने तो बहुत लंबा है उन्होंने पापा ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕੈਰਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੰਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹ ਬਿਨੂ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। और ये उससे सिग्नेचर मिलते जा रहे हैं, बिनू नैयर जी कर रहे हैं और बेंगलोर के डीजी राज साहब कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े इंसान है मोर्सी जी, ये सारे मोहम्मद रफी साहब ने रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं सीखा कि सुल्तान सिंह के अंदर मोहम्मद रफी साहब बिल्कुल इस तरह बिल्कुल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। इधर देखो ये मनोहर मोहब्बत अय्यर ने बना के भेजा सी। देखो एक भेजा गया है इन्हों के स्कूल के नाम। इस स्कूल पढ़ते थे, इस स्कूल में पढ़ते थे एक ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब क्लास 4 तक। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ तक आई है, और ये एक खराज अक़ीदत है। तू मोहम्मद, तू रफ़ी और तू रफ़ी शान है, तू मोहब्बत का खुदा, तू मूसी की जान है। हर रुख़ रोशन पे तेरे दर्द दिल का नूर है, हर हंसी जलवे में तेरी रूह की मुस्कान है। तेरे दम कितने सितारों के सितारे हैं बुलंद, ज़र्रे ज़र्रे की तेरी आवाज़ से पहचान है। गूंजती है सरहदों के पार भी तेरी सदा, अमन का ऐलान तू इसकी तेरा ईमान है। दो सवालों से खुदाए पाक भी हैरान है, ये फरिश्ता कौन है, कैसा फरीद इंसान। ये फरिश्ता कौन है? वाह। जिसने लिखा है इनका नाम है मनोहर मोहब्बत अय्यर साहब, और इन्होंने दिया है, स्कूल को भेंट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। सिंह साहब हमें कुछ बता रहे हैं इस बारे में। उधर एक और कैलेंडर आया हमारे पास। हाँ जरूर। हाँ वेरी काइंड ऑफ यू सर। हम बहुत दूर से चल के आए, अपने सैकड़ों हजारों दोस्तों का लेकर के यहाँ पर आए कि भाई कुछ देखें। इनके ऑफिस है, पीछे भगत सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है। जाहिर है ऐसे ऐसे इंसान भी कब कब इस देश में पैदा होते हैं, बस ये किस्मत होती है कि ऐसा हो जाता है। मोहम्मद रफ़ी साहब एक नूरानी चेहरा, कभी जब बच्चों की तरह से इस स्कूल में पढ़ते होंगे, उन्हें मालूम नहीं था कि ज़िंदगी उनका इतनी दूर तक इंतजार कर रही है। ये तो कमाल है। आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कोटला में सुल्तान सिंह में मौजूद हूँ। ये वो गाँव जिसमें रफ़ी साहब तमीज़ी दौर में रहे, और अब वो मकान की शक्ल बदल चुकी है। एक सज्जन इसमें जो रहते हैं वो अब बिल्कुल पूरी तरीके से डिफरेंट लेवल पे पहुँच गई है। ये सच्चाई। सिंह साहब कोई गल नहीं, फिर देख लांगे। कोई गल नहीं, क्योंकि अंदर ही दिखाता है। कैलेंडर जा रहा है, मूवी तो कोई भी है, फोटो अलग-अलग सामान भी दिया जा रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति को चेक करवाया, कोई गल नहीं, फिर कर दे सही। ये देखिए चलो बेटा क्लास इसका रह रहे हैं सर। प्रोफेसर रमेश दत्त, मैं आया सहारनपुर तो रफ़ी साहब की ज़्यादा दिलचस्पी है कि बता दीजिए खुशी बची सवाल। हाँ बिल्कुल लेके जाओ। बहुत शुक्रिया, मेरी खुशी अभी आया चल के स्पेशली कुछ जाने की जगह आता है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 40 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
जब तुसी कहने उसी मकान से रहने हो जिस हाँ जी मकान हाँ जी उसी। तो मेरे दोस्तों सिंह साहब उसी मकान में रहते हैं जिस मकान में मोहम्मद रफी साहब कभी रहते थे। तो हाँ जी, क्या आप उनको किस रूप में याद करते हो, किस तरह याद करते हो? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਇਕੱਠੇ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਗ ਹੀ 2 ਏਕੜ ਅੱਛਾ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਗ 'ਚ ਖੇਡਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਖੇਡਦੇ ਮਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡ ਦੋਸਤ ਕਹਾਣੀ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਦੇ ਮਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਾਗ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਾ ਫੀਕੋ ਹੈ, ਫੀਕੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਚਾਕੂ, ਨਾਈਫ। ਇਹਨੇ ਕਿਤਾ ਬਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਮਤਲਬ ਤਣਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਚ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਫੀਕੋ ਲਿਖਦਾ ਪੇੜ ਤੇ ਆਮ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਫੀਕੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੀਕੋ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਫੀਕੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਿਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही खेलने गया। तो मिट के उन्होंने समझ देना। मैं दोस्तों आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सिंह साहब ने बताया है कि जब जाने लगे रफी साहब यहाँ से तो उनके दोस्त बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा भाई फीको कुछ दे के जा हमें। तो उसने कहा मैं पेड़ पे चढ़ करके एक चाकू से लिख दिया फीको और कहा कि जब मेरा याद आए तो इसको देखा। क्या संवेदनशीलता है रफी साहब, मानता नहीं होता कोई नहीं, क्योंकि मैं कह रहा था 95 ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫੀਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਕੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਬਈ ਚ बीनू नैयर साहब आंदोलन चला रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल। मतलब अगर देखो, मतलब संगीत की दुनिया में हमें कोई बड़ी खुशी है कि लता जी को मिला, भूपेन हजारिका जी को मिला, मोहम्मद रफी साहब ने भारत बिल्कुल। और आंदोलन चल रहे बकायदा सिग्नेचर लेते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। लेकिन कोई गल क्यों नहीं देता गया, तो ये हमारे लिए बड़ी पॉलिटिक्स। कम से कम हम एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं इस स्कूल में बैठे हुए। पहली बात तो कि इस स्कूल में पढ़ते थे रफी साहब और इनके बुजुर्ग जो हैं रफी साहब के अच्छे दोस्त रहे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू गुरदीप, थैंक यू, यू हैव बीन वेरी काइंड, थैंक यू। ये वो कमरा जिसमें 4th क्लास तक रफ़ी साहब ने पढ़ाई की। ये बच्चे जैसे बैठे हुए हैं इसी तरह से वो यहाँ पर पढ़ते थे। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी ज़्यादा नहीं होगी जैसे कि हर सिंगर को नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें कहीं पहुँचना होता था। और सिंह साहब वेरी काइंड ऑफ यू। बाकी सेम है, ये दीवारें वही हैं जिन दीवारों में कभी रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती होगी। ये कमरा वही है, ये बच्चे जो हैं ये मुस्तकबिल हैं, भविष्य हैं देश का। और इसी स्कूल में तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। और हम आगे दुआ करते हैं कि इस स्कूल की तरक्की के लिए भी कोई बड़ा काम किया जाए। हम भी इस बात पे ख्याल रखेंगे और आने वाले दिनों में इसे एक हेरिटेज मानकर चलेंगे। एक हेरिटेज, एक विरसा जो कुदरत ने कोटला मुबारक सिंह को दिया। थैंक यू सर।
उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे। जब 4th क्लास में इस स्कूल में रफ़ी साहब पढ़ते थे, वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और उनके साथी उनसे गाने सुनते थे। ये गीत जो मैंने गाया, ये रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत। 30 जूरी मेंबर्स ने मिलकर ये तय किया, दिस इज द सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी। पूरी शताब्दी का ये गीत रफ़ी साहब का, मन रे तू काहे न फिर डरे। ऐसे बाकमाल इंसान के स्कूल में आकर कितनी खुशी हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है, ये मैं बयान नहीं कर सकता। दिन है आज 10 अप्रैल और 2019 और कोटला सुल्तान सिंह, और किसी दिन हम फिर आएंगे। अभी प्रिंसिपल साहब ने हमने बोला है कि भारत रत्न की खबर मिलते ही सबसे पहले आने वालों में हम इस स्कूल में होंगे। थैंक यू। वो जो कहते हैं ना कि खोजने निकलो खुदा मिलता है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे सागर भी, ये वो घर है जिसमें कभी एक ज़माने में रफ़ी साहब रहते थे। ये वो जगह है, घर तो बदल गए, 1924 के घर अलग थे, ये वो घर है। और इस घर के जो जिनका ये है, उन्होंने हमसे कहा कि आप जाके कम से कम देख सकते हैं उस घर को जहाँ कभी रफ़ी साहब गुजरते थे। तो वो घर पुराना था उस ज़माने में, वो सब तोड़कर ये नया बनाया गया। तो कोटला सुल्तान सिंह में ये है वो जगह, मैं घर नहीं कहूँगा, जगह कहूँगा, जहाँ पे कभी रफ़ी साहब का घर था। सपने देखे होंगे घर वालों ने भी और रफ़ी साहब ने भी। ये आज का दिन बहुत मुबारक है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और मुझे इस परिवार के मेंबर से भी मिलने की खुशी हासिल हुई। ये बड़ी बात है। वो खुद एक शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ। अच्छी तालमेल बैठी और आगे मिलने के भी वादे हम लोगों ने किए। तो गाँव में इन जगहों को घेर कहते हैं, जहाँ भैंसें रहती हैं, तबेला होता है। तो कभी रफ़ी साहब का घर ये था, यहाँ उनके अपने परिवार के मेंबर्स रहते थे। जगह, घर तो बाद में बनेंगे, यहाँ पे इस जगह पे कभी रफ़ी साहब का अपना मकान था, उनके परिवार का। ये गुरुद्वारा भी बाद में बना, और ये जगह है कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर। आज का दिन है 10 अप्रैल 2019, और कितना नेचुरल है आज भी। होते तो रफ़ी साहब इस वक्त 95 ईयर्स के होते, तो यहाँ कहीं उनके नक्शे कदम देखे जा सकते हैं इस जगह से निकलते हुए। बहुत कुछ मैंने आज कहा है इस वीडियो में, आप सुनिएगा। बस बंजारगी के अपने जलवे हैं। आज 10 अप्रैल है और 2019 का बरस है। मैं इस वक्त एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पे हूँ जिसे दुनिया ने बुला दिया, लेकिन हम जैसे बंजारे नहीं भूलते। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का स्टैचू लगाया गया है, और ये जगह है कोटला सुल्तान सिंह। मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर 1924, 31 जुलाई 1980। मोहम्मद हाजी अली मोहम्मद रफ़ी साहब was born on 1924 at Kotla Sultan Singh, a village near Amritsar, whose nickname was Fico. Started singing by imitating chants of a fakir in this village. Rafi's family moved to Lahore in late 30s, and Rafi further moved to Mumbai, then Bombay. In 1944, he was awarded National Award and 6 Filmfare Awards. In 1967, he was honored with Padma Shri. He is best known for romantic and duet songs. Rafi died of heart attack at the age of 55 years on 31st July 1980. ये स्टैचू लगाया गया यहाँ पर 2011 में। यानी अब आप देखिए कि रफ़ी साहब को रुखसत हुए भी इतना अरसा हो गया, और उसके बाद कम से कम इस गांव के लोगों ने, ये एक स्कूल है, और इस स्कूल में इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा। तो आज मैं विशेष तौर पे इसलिए आया हूं कि जिन दोस्तों से मेरी मुलाकात है हमारे ग्रुप के जरिए, उसमें बीनू नैयर साहब का नाम बहुत ऊपर है, क्योंकि वो एक ऐसा आंदोलन चला रहे हैं जिसके जरिए मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज मैं उनके गांव में खड़ा हूं, मोहम्मद रफ़ी साहब के कोटला सुल्तान सिंह में। ये अमृतसर से मैं आया हूं, अराउंड 30 किलोमीटर से मैंने कवर किया है, और यहाँ आकर मैं रफ़ी साहब को नमन कर रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत भी दुनिया में बार बार नहीं आई। ये देखिए, ये डिटेल मैंने आपको पढ़ के बताई, कितने गीत गाए, कितना कुछ,
और बीनू नैयर साहब कर रहे हैं बॉम्बे में, और बीजी राज साहब कर रहे हैं बेंगलोर में, और हमारे अमंग द फाइनेस्ट फिल्म मूर्ति जी हु हिमसेल्फ कॉल्स फीको। मूर्ति जी विशेष आपके लिए फीको, क्योंकि आजकल आपकी सेहत सलामती के लिए मैं विशेष दुआ कर रहा हूं। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के गिने चुने लोगों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ फीको जोड़ा है। मूर्ति जी, बीनू नैयर साहब, आपका ख्वाब की ताबीर होगी। मैं रफ़ी साहब के सामने उनका आशीर्वाद देने यहाँ पर आ गया हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन भारत रत्न मिलेगा रफ़ी साहब को। ये आंदोलन जो आपका चल रहा है ये यूं ही नहीं जाएगा। ये रफ़ी साहब का जो यहाँ पर स्टैचू लगाया गया, ये लगाया गया, ये कोटला सुल्तान सिंह, ये एक स्कूल है। ये स्कूल बाद में बना है, अभी बना है कुछ अर्सा पहले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रशासन ने ये कम से कम इतना तो किया कि उस गांव में जहां रफ़ी साहब पैदा हुए थे 24 दिसंबर 1924 को, इतना करने की उन्होंने कोशिश की। बहुत दुआएं आज के दिन की मैंने हमेशा इंतजार की थी, क्योंकि मैं हमेशा आना चाहता था, यहाँ पर आ गया हूँ। अभी इस गांव में थोड़ा सा और घूमना फिरना मैं चाहूँगा। ये स्कूल ने एक काम तो अच्छा किया है कि ये बुत लगाया यहाँ पर, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पर निर्मल सिंह जी मौजूद हैं, जिनके चाचा जी मिले थे मोहम्मद रफ़ी साहब से अमृतसर में। तो कुछ अगर निर्मल सिंह जी आपको कुछ अंदाज़ा है, या रफ़ी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कहना चाहते बहुत अच्छे मतलब बंदे, हाँ, मतलब जानी कि सारी दुनिया ते मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਬਹੁਤ ਵਕਤ। ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। 95 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਾਈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਾਬਰ ਦਾ। ਨਾਈ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ नहीं रहते थे? नहीं कोई सारा परिवार। तो मैं जहाँ देख रहा हूँ इस स्कूल ने एक अच्छा काम ये किया कि कहते हैं कि अभी भी ये लोग यहाँ पर 31 जुलाई को और 24 दिसंबर को बुद्ध को माला पहनाते हैं। ये भी बड़ी बात है भाई। मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा एक मॉडर्न स्कूल बना हुआ है। और अच्छा, हाँ हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। मैं सोचता हूँ कि निर्मल सिंह जी बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं जी, किस तरह ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਸਟਾਫ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਣ ਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਵਾਹ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੇਰੇ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੋੜ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਤਰਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ, ਉਤਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚੱਲ ਆ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਲੈ। वाह वाह, मतलब तू असी तेरे डंगर चार देंगे। देखिए मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, निर्मल सिंह जी इस वक्त क्या कह रहे हैं कि ये पशुओं को चराते थे, तो इनके दोस्त इनसे कहा करते थे रफ़ी साहब से कि चल भाई तेरे पशुओं को हम चरा देंगे, लेकिन तू गाना सुना दे। और रफ़ी साहब उनको गाना सुना देते थे।
फिर हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हर महफिल जो यहाँ हम करते हैं उसकी खुशी देर तक हम पे रहती है, इतने में फिर हम आ जाते हैं। तो इस बात पे मुद्दा नहीं, कोई ख़ास वजह भी नहीं, लेकिन ये है कि एक दौर चल रहा है रफ़ी साहब का, क्योंकि अभी हमने 24 तारीख को उनकी जन्म शताब्दी मनाई। हमारे एक मित्र के आशियाने पे हम लोग बैठे, हमने गाए उनके गीतों को, तो हमें यूँ लगा कि जो श्रद्धांजलि हमने उन्हें देनी थी वो हम दे पाए। तो कुछ संगीत साथी मौजूद हैं और रमेश भाई तो आए हैं बाकायदा इरोक से, इंटरव्यू सिंगर भी, और बाकी सब बाज़ौक़ इंसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ बातें इससे पहले कि मैं रफ़ी साहब के बारे में जिक्र करूं, क्योंकि 25-26 तारीख 3 ही दिन बीच में गए हैं, सेंटिनरी हुई है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इस खूबसूरत मौके को और खूबसूरत बनाने का एक तरीका है, कुछ मैं अपने तरीके से करना चाह रहा हूँ। मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ। इतनी बड़ी इवेंट थी हमारे लिए ये, रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में पौंटा साहब का गुरुद्वारा है, उसके पास में इन दिनों गुड़ बनता है, तो मैं वहाँ से ये गुड़ बनवा कर अपने सामने लाया। इसकी जो लज़्ज़त है वो इतनी खूबसूरत है कि अभी हम 3 दिन पहले जब 24 तारीख को मना रहे थे, और तब वहाँ जिन लोगों ने इसका जायका लिया उनमें से कुछ निमंत्रण मुझे इस रूप में मिले कि भाई अगर 250-300 ग्राम भी हो तो हमें दे देना। तो ये आपके लिए पूरे इसमें आप इसका लुत्फ ले सकती हैं और बहुत खुशी रहेगी हमें। और जैसा होता है कि हम इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं, तो होस्ट जो हमारे हैं दोनों ही बड़े बाज़ौक़ इंसान हैं, उनके लिए भी हम कुछ रखते हैं साथ में। ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी इस सेंस में है कि भाई जहाँ ये रहते हैं वहाँ काफ़ी सकारात्मकता रहती है, ये भी आपके के लिए है जाहिर है। शरीक साहब चूंकि अपने काम पे लगे हुए हैं इसलिए उनका भी ये ना सोचें। यस, थैंक यू। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी बातचीत कहना, लेकिन फिर एक बात और, ये मेरा जो है ना अक्षय पात्र, ये हमेशा मेरा साथ देता है, नेवर डिसअपॉइंट्स मी। मैं आपको शायद याद हो कि पिछली बार भी कुछ कलम भेंट किए थे, आज जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कलम मैं हमेशा भेंट करता हूँ, लगभग 40 बरस से ये काम मैं करता चला रहा हूँ, तो मैं आपको ये देता हूँ पहले, क्योंकि जब मैं एक बार शुरू करूँगा तो बस फिर मैं शुरू ही करूँगा। और ये आपकी जो दुआएं हैं बस ये बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स, और कोशिश ये रहती है कि डिजिटलाइजेशन बड़ी तेजी से होता चला रहा है और मैं हूँ पाषाण युग का प्राणी, तो इस कलम के जरिए मैं उस दौर को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको काम आना चाहिए, ओके, ये हर जनरेशन को काम आता है। ओके, ये आपके और चौबी साहब को भी मैं देख सकता हूँ। मैंने ये मेरा हाथ निकला, ये यहाँ पर इस तरह से हमने अपने दिन को शुरू कर लिया। और बहुत खुशी मुझे इस बात की भी है कि हमारे पास बाकायदा यहाँ पर आए हैं रमेश साहब, ये विंसेंट वैन गॉग आपके लिए मौजूद है। तो मेरा ये जो सिलसिला रहता है ये मैं अक्सर ही करता रहता हूँ, क्योंकि वो बच्चे छोटे छोटे दो हमारे यहाँ पर हैं, उनके लिए भी ये रहती है। अनंतता दे देगी, एक बच्ची पहली बार मुझे दिखाई दे रही है, ये दे दीजिए। और इसके साथ फिलहाल मैं अक्षय पात्र को बंद कर रहा हूँ। अब लगता है कि अब हम प्रोग्राम को अपने शुरू करें। कोई दस्तक से जरा सी हार्ट होती है तो ये लगता है कि कोई शनासा आया है जिसको दिलचस्पी है उस प्रोग्राम में। अच्छा, अब ये माइक से करना है या बिना माइक के करना है? आपको जैसे कंफर्टेबल। मैं वैसे भी बिना माइक के भी चल जाता है, बिना माइक के माइक के साथ भी कर सकता हूँ। ये कलम आपके लिए है, आते ही सबसे पहले आपका स्वागत कलम से हाँ जी। वैसे अगर आपको लग रहा है कि ऐसे भी ठीक है तो मुझे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ बातें मुझे उन कलाकारों के बारे में कहनी होती हैं, मैं कहता हूँ। अभी भी लिमिटेड ऑडियंस है तो उससे करता। देखिए, अभी जब 24 तारीख को हमने जन्म शताब्दी मनाई रफ़ी साहब की,
तो वहाँ हमने किस रूप में उन्हें याद किया। किसी भी बड़े कलाकार को याद करना आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल काम इस सेंस में है कि एक मिस्टर गूगल है, उनके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है, उससे भी आगे कई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जो कम देखने को या सुनने को मिला हो, तभी उसकी कुछ बात बनती है। तो मैं एक ऐसे गीत से शुरू कर रहा हूँ जो सुनने में बहुत कम आया, लेकिन उसका असर बहुत था। वो गीत कुछ इस तरह से था, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर, पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर। दरअसल रफी साहब के बोलते हुए ये प्रश्न उठता था, भाई एक दिन तो आएगा रफी साहब दुनिया से रुखसत होंगे, फिर उसके बगैर कैसे होगा। लेकिन ये गीत अपनी रुखसती से पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये किसी फिल्म में आया नहीं। तो रफी साहब को याद करने का एक आसान तरीका ये है कि मैं बचपन से ये सुनता रहता था, किताबों में पढ़ता रहता था कि कोटला सुल्तान सिंह में वो पैदा हुए। तो मैं एक दिन कोटला सुल्तान सिंह पहुंच गया था और वहाँ जाकर कुछ बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई। मैं उस स्कूल में गया जहाँ वो पढ़ते थे, क्लास 4 तक उन्होंने पढ़ाई की। प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से मेरे साथ में जुड़ गए तो उन्होंने कहा देखिए आइए मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे रफ़ी साहब बैठते थे। चूँकि उनके दादा परदादा जितने सीनियर्स थे वहाँ के वो बताते थे, उनमें से कुछ तो रफ़ी साहब के साथी थे। तो मैं उस जगह गया, उसी सीट पर मैं बाकायदा बैठा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक दौर को लौटा रहा हूँ। और छोटे छोटे बच्चे ये होते थे। मुझे ये भी खुशी रही कि मैं कोटला सुल्तान सिंह में अक्सर रफ़ी साहब से जब पूछा जाता था कि भाई रफ़ी साहब आपने संगीत में इतनी दिलचस्पी ली कैसे। सर मैं बहुत छोटा सा था, रफ़ी साहब ने कहा 6-7 साल का होऊंगा। मेरी गली से एक फ़कीर गुजरता था और वो कुछ गाता हुआ चला जाता था, मैं उसके पीछे पीछे जाता था। मेरी खुशी ये रही कि मैं उस घर में जहाँ वो पैदा हुए थे, उस घर के अब मालिक के साथ वहाँ पहुँचा, उस जगह को देखा, उसको छुआ, प्रणाम किया, नमन किया, उस गली के पास से गुजरा जहाँ वो फ़कीर गाता हुआ जाता था। ये बात जानने में थोड़ा वक्त लगा कि वो गाता क्या था, और फिर पता लगा वो गाता था खेडन दे दिन चार निमाई, खेडन दे दिन चार। लाइफ इज मेड ऑफ ओनली 4 days, बस ये 4 दिन, इसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो ये गीत गाते हैं। उसके बाद रफ़ी साहब का परिवार वहाँ से शिफ्ट कर गया, लाहौर चले गए। बाकी सारी कहानियाँ जो हैं वो मेरे सामने आती रही। मेरे सामने जो बड़ी बात है वो ये है कि हम इतने वर्षों के बाद 44 वर्ष तो उन्हें दुनिया से रुखसत हुए होंगे, हम कैसे और क्यों उनको याद करते हैं। देखिए सच्ची बात ये है कि जो रफ़ी साहब ने कर दिखाया वो कोई भी नहीं कर सका, और वो सारे सिंगर जो उनके दोस्त थे वो इस बात को मानते थे। वो मानते थे कि भाई जो रफ़ी साहब कर गए वो कमाल कर गए। और देखिए अशोक कुमार उस जमाने के छाए हुए कलाकार थे, नंबर 1 पे रहते थे। ये हमारे त्रिदेव जो हैं ये उनके सामने बच्चे थे, दिलीप कुमार, राज कपूर और तो एक गीत की रिकॉर्डिंग उन्होंने करा ली अपने लिए, क्योंकि उनका नाम बहुत था, लेकिन वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बाद में रहे। वो गाना किशोर कुमार से गवा दिया उन्होंने, और अशोक कुमार कह रहे भाई है मेरा, लेकिन बात बनने की इस गाने को तो रफ़ी साहब से कहा। कितना अकेला कितना अकेला, ये तूफान में प्यार कहाँ फिल्म थी, और रफ़ी साहब को कहा गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। अगर उन्हें मालूम होता कि ये किशोर गा चुके हैं तो रफ़ी साहब उस गाने को गाने वाले नहीं। बाद में कहीं ये बात लगी। तो अब आप बताइए कि भाई भाई के गाने को छोड़कर कह रहा है भाई मोहम्मद रफ़ी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि जहाँ रफ़ी साहब की जरूरत है किशोर कुमार पर्दे पे मौजूद है। और वो आवाज़ किसकी आ रही है पीछे से, रफ़ी साहब की। मन मोरा बावरा तानपुरा बजा रहे हैं किशोर कुमार, पीछे आवाज़ आ रही है मोहम्मद रफ़ी। और एक गाना और उसमें अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, इसमें किशोर कुमार सामने पर्दे मौजूद हैं और प्लेबैक दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी। तो रफ़ी साहब की ज़रूरत इसलिए है, कौन सा ऐसा कलाकार है जिसने रफ़ी साहब के प्लेबैक को नहीं? वो जो हमारे त्रिदेव थे वो तो दीवाने थे। सबसे पहले ही राज कपूर,
राज कपूर ने बड़ी जल्दी उनके गाने को लेकर के देखा, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा, लेकिन कहने लगे यार बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन मेरे लिए मुकेश ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके बाद में जब जोकर फिल्म बन रही थी, सारे गाने मुकेश और मन्ना टिके, और एक जब हीर गाने की बात आई, सदके हीर तुझ पे हम फकीर सदके, ये रफी साहब का है, ये रफी साहब की जरूरत है। जहां रफी साहब की जरूरत है वहां कोई और आवाज आ नहीं सकती। और देव साहब के तो क्या कहने की, पहली फिल्म जिद्दी में किशोर ने गा दिया गाना, और वो गाना भी जो उन्होंने गाया वो गाया, मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे। वो जमाना ऐसा था कि सैगल साहब के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था, अभी हम सैगल साहब के। तो किशोर ने जो ऐसे लिया तो बर्मन दादा ने कहा, ए किशोर छोड़ परे, अपनी आवाज में वापस आ। तो देव साहब ने कितने गाने जो हैं वो किशोर कुमार से लिए, लेकिन उसके बाद उनका मन हमेशा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देव जानते थे कि ये गाना सिर्फ रफी साहब गा सकते। इतना खूबसूरत गीत गाया फिल्म गैम्बलर में किशोर कुमार ने, दिल आज शायर है, ऐसा मन होता चला जाता है, लेकिन देव साहब को पसंद, मेरा मन तेरा प्यासा, यानी कि जहां रफी हैं वहां रफी। और दिलीप कुमार साहब ने शुरू में बड़े तजुर्बे किए, तलत महमूद उनके लिए गा रहे हैं, मुकेश साहब उनके लिए गा रहे हैं, लेकिन दिलीप कुमार आखिर में आकर के टिके, तो टिके मौका। नादनी का कोई भरोसा, कितने सारे गीत आप सुनते हैं। अगर आप देखें अगली पीढ़ी जो आती है, ये तो नंबर 1 पे आ गए, इसके बाद में राजकुमार ने गाया मोहब्बत के सुहाने दिन, राजेंद्र कुमार ने गाया मेरे महबूब तुझे, और सुनील दत्त ने गाया मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। अब एक कलाकार ऐसा है जो इतना ईमानदार है, वो कहता है मेरी पहली 12 फिल्म चली नहीं, 12 फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री बाहर कर दी थी, लेकिन वो कलाकार हार मानने वाला नहीं। और जश पल रफी साहब ने उसके लिए गा दिया, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। शमी कपूर इतनी ईमानदार है, कहते हैं कि एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई कमाल ये है कि मेरी कामयाबी आई 12 फिल्म के बाद, और फिर लगातार मुझे कामयाबी मिली। 2 बातें जिम्मेदार हैं, एक मोहम्मद रफी साहब और दूसरे कश्मीर, क्योंकि शमी कपूर की फिल्म में जिस तारीफ करूं, ये जो गाने बनाते थे शमी कपूर, तो ये जो सारे के सारे कलाकार उस दौर के हैं। शशि कपूर को भी देखिए, शशि कपूर मुकेश साहब को बहुत पसंद करते थे, लेकिन सारी खुशियां हैं मोहब्बत की जमाने के लिए, एक के बाद एक कलाकार, पीढ़ी बदलती जा रही है। रफी साहब वहीं मौजूद हैं, और जैसा मैंने बताया कुछ बातें तो मुझे सचमुच सुनने को मिल जाती थी फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, दैट इज प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेक टंडन जी। बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और कंवरजीत और हमारे मित्र और अनुराधा पटेल जी के आशियाने पे अक्सर हम मिलते ही थे, बरसातों में लंबी लंबी बातें करते थे। तो वो मुझे बताते यार रफ़ी साहब का कोई मुकाबला नहीं, पंजाबी में बोलते थे, रफ़ी साहब का कोई कहना नहीं यार, क्या कमाल का बंदा है। हमारे गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी, और गाने की रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, ला 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 ला, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। मैं रफ़ी साहब सुनो सुनो, रफ़ी साहब सुनो, और ये गाना शमी कपूर नहीं गा रहा है सर, तो कौन गा रहा है? ये राजेंद्र कुमार गा रहा है। आवाज का जो मॉड्यूलेशन है, जितना रफ़ी साहब ने किया वो कभी कोई नहीं कर पाया। बर्मन दादा ने धुन तैयार कर ली, क्योंकि बड़ा मुश्किल गाना है, कायदे से वो गाना बनाना तक जा सकता था, लेकिन बर्मन दादा ने कहा ये मोहम्मद रफ़ी और अशोक कुमार के ऊपर पिक्चराइज होना, नाचे मन मोरा भगन तिकदा धीरे धीरे, क्या गाया है रफ़ी साहब ने। और इस गाने की सबसे खूबसूरत बात है इसका तबला, तबले पे उस जमाने के समता प्रसाद जी को इसमें लाने के लिए बर्मन दादा को बड़ी मेहनत करनी पड़ी।
तो जो हमारा आज का सबसे अहम हिस्सा है इस प्रोग्राम को जो हम आपस में बैठ के कर रहे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं हम, वाई मोहम्मद रफ़ी साहब। इतने सिंगर्स के होते हुए भी जहां उन्हीं की जरूरत, ओपी नैयर तो लगभग दीवाने थे उनके, और जब उनके लिए है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। अभी दरअसल 24 दिसंबर की शेडो है। आज हम 28 दिसंबर को बैठे हुए हैं और इस खूबसूरत आशियाने पे, और हम और अभी सभी साथियों से सुनेंगे, लेकिन शुरू में जब मैं अपनी बात कह लेता हूँ तो उससे ये हो जाता है कि ये बातें जनरली क्या होती हैं कि मैं किसी जगह से, गूगल वगैरह से कोई हेल्प नहीं लेता। ओवर द ईयर्स जहाँ से मेरे को ये बातें सुनने को मिली, मैं इन बातों को वहाँ से लेकर के आप लोगों तक लाता रहता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि भाई इसके बाद फिर अगली पीढ़ी आती है। वो जितेंद्र जो हैं वो आ गए और उनको बड़ा ऐसे धोती कुर्ता सा पहना दिया अभी शांताराम जी ने। जितेंद्र तो उसमें रहने वाले इंसान थे नहीं। और जब रफ़ी साहब को उनके साथ में लाया गया, मस्त बहारों का मैं आशिक, नेवर। जितेंद्र की जो सारी जिंदगी है वो उस मस्ती में है। संजीव कुमार भी ताजे ताजे आए थे, खिलौना जाने का। और देखिए परीक्षित सानी, मिले ना भूल तो कांटों से दोस्ती करी। ये कमाल है रफ़ी साहब का। जितना मैं समझ पाया हूँ, झगड़े भी उनके हुए, उन्होंने किए या लता जी ने किए, ये तो लता जी तो ये कहती हैं कि रफ़ी साहब ने किए। रफ़ी साहब ने इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं। हाँ ये है कि रिकॉर्डिंग हो रही थी सलीदा की, तस्वीर तेरी दिल की। अब तस्वीर तेरी दिल में दोनों के बीच में एक नाइट दुर्घटना होगी और तय हुआ कि इसके बाद हम इकट्ठे गाएंगे। लगभग 4 बरस तक रफ़ी साहब और लता जी ने नहीं गाया, जिसका फायदा कई सिंगर्स को मिला, फीमेल एंड मेल बोथ। जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई उनके लिए। लेकिन वही 5 बरस अभी बीते नहीं और एक बार फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया बर्मन दादा ने। दिल पुकारे अरे अरे अरे। रफ़ी साहब की आवाज एक झरने की तरह से बहती है और उस आवाज में अगर खुशी है तो उसमें दुख भी इतना ही गहरा है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो। धर्मेंद्र को तो बहुत ही पसंद थे और धर्मेंद्र के गीत को खास तौर से बड़ा पसंद है। मैं निगाहें, ये ज़खीरा रमेश जी का है। उस गीत को इतने खूबसूरत अंदाज में ये गाते हैं, जिन्हें हम सुनेंगे भी अभी, क्योंकि अभी ये इतने खूबसूरत अंदाज में गाते हैं कि इतना, मैंने इससे पहले कभी इस गीत को किसी रूप में गाते सुना नहीं। लेकिन इधर से मनोज कुमार की आवाज़, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना जाना और उसके बाद में फिर चले जाना उनका जिंदगी से। ये जो एहसास है रफ़ी साहब का, ये बहुत ही अद्भुत है। मैं तो इतना कुछ दिन वहाँ पर भी बोलता रहा अपने दोस्तों के बीच में। आपको ताज्जुब होगा कि 12-14 में दोस्तों के आने की उम्मीद थी, वहाँ पर हमने देखा तो 22-23 लोग इकट्ठे हो गए विद इन नो टाइम। क्यों? क्योंकि रफ़ी साहब के बारे में हमें कुछ बातें सुननी हैं, कुछ बातें कहनी हैं, कुछ गीतों को हमने गाना। तो रफ़ी साहब के जो ड्यूएट्स हैं वो बेहतरीन हैं। हर कलाकार के साथ उन्होंने ड्यूएट किया और लता जी के साथ वो जो वापस आए तो फिर उन्होंने बड़े रसीले गाने हम लोगों को दिए। इससे पहले कि बाकी सारे सिंगर्स को सुनने का मौका मुझे मिले, मैं यही कहूँगा कि रफ़ी साहब अद्भुत थे। मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। जी हाँ, ज़माना में ढूंढ रहा है, कभी उस महफिल में, कभी इस महफिल में, और कभी जंगलों में, कभी पर्वतों में, कभी झरनों में, कभी शहरों में। रफ़ी साहब हर जगह मौजूद हैं। दीपक कुमार ने तो अपना करियर ही शुरू किया था, लेकिन एक गाने ने उसमें भी जान डाल दी। हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा, ऐ वादी कश्मीर है, जन्नत का नजारा। उसके बाद दीपक कुमार तो दिखाएंगे कि गाना मौजूद है क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता। भारत भूषण के लिए देखिए कितने गाने गाए, मंत्र पर हरिदर्शन को, और उसके कितने सारे गीत उनके रफ़ी साहब के मौजूद हैं। प्रदीप कुमार के लिए
इसके किस लिए बता रहा है? और वही तो मैं कहता हूँ कि मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस भी है जिंदगी भर नहीं। और इस बात पे मैं ले जाकर के अपनी बात को फिलहाल इसलिए रोक रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ मिराज देखे हैं। मिराज देखे हैं, एक कव्वाली सुनी थी, उस कव्वाली में चलती चली जा रही है, सारे सिंगर उसमें गाते चले जा रहे हैं, और आखिरी हिस्सा जो है वो रफ़ी साहब के हवाले है। और रफ़ी साहब ने जब शुरू किया, अल्लाह व रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है और कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का फरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है, ये जान इश्क है, इश्क मूसा इश्क सरमत इश्क कोई दूर है, इश्क काबा इश्क ही मंसूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है, इश्क इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। तो रफ़ी साहब की जिंदगी हमारी जिंदगी में जो लेकर आई वो इश्क इश्क है, इश्क इश्क। शौविक साहब को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, ये मेरे वो रिकॉर्ड बन जाते हैं जो मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ गए हैं। यूट्यूब पे मैं अपने चैनल पे रमेश दत्त के नाम से जब डाल देता हूँ तो कुछ ऐसे 25-30 साल 35 साल पुराने विद्यार्थी भी उसको देखकर मेरे संपर्क में आ जाते हैं। बड़ा लिमिटेड सा चैनल इसलिए है, क्या करना है, जिन्हें याद कर रहे हैं उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। तुम मुझे भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत में संग संग तुम भी होगा। तो अब गुनगुनाने का मौका आपका है और मैं इत्मीनान से आपको सुनूंगा। शौविक साहब धन्यवाद और आप सभी का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। थैंक यू, शुक्रिया सर। ये मेरे ये गाने रफ़ी साहब के हों और या किसी भी सिंगर के हों, उसमें जैसे मुकेश साहब कहते थे 10 गाने तो मुझे दो, मुझे उसमें एक दर्दीला गाना दे दो बस, वो मेरी चॉइस है। बाकी 9 प्रोफेशनल अपना सिलसिला है, ठीक है। तो होता है दर्द वैसे भी दिल के ज़्यादा करीब होता है। आवर स्वीट सॉन्ग साहब तो चलो सर, मुझे एक रफ़ी साहब का गीत बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ लेकिन अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कोई शाम का ख्याल आ गया। और अगर दर्द की बात करें, इससे ऊपर दर्द कहा जाएगा। बेनूर मेरी आंखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव मेरे, गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी की परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। ये खामोश जिंदगी जो गलियों में भटक रही है, इसकी वजह खुद भी हो सकती है। खाते हैं आज ठोकरी शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम, तेरी तरफ बहक गए,
तेरी तरफ बहक गई, ऐसा हमें नशा मिला। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता बहुत शुक्रिया, की ख्वाहिश है एक गाना उनका रफ़ी साहब का है जो दिलीप साहब पे एक्सरसाइज किया है, वो फिल्म भी मुझे बहुत कमाल की लगती है। दिलीप साहब की फिल्म्स का जब भी मैं कभी जिक्र करता हूँ, मधुमती, आदमी, दिल दिया जग दिया, संघर्ष, अराउंड 60-70 फिल्म के बीच में जो उन्होंने की, इसमें एक गीत है जो नौशाद, अरे नौशाद साहब को कैसे भूल सकते हैं भाई, नौशाद साहब तो उनकी जिंदगी की रूह है। और हमारी खुशी है कि 25 दिसंबर नौशाद साहब की सालगिरह, यानी कल हम ऑन द ईव ऑफ नौशाद साहब सालगिरह हम नौशाद साहब को भी याद कर रहे हैं। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल एक नया इंसान मिला, पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी यादों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, हम कस सकता साज न दे। वेरी नाइस। मोना जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महफिल उरूज पे आ चुकी है और हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। यकीन मानिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कहीं भी हो रहे हों, इस प्रोग्राम की जो महक है, जो खुशबू है, उसका कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारी खुशी है। आप अपनी मर्जी से जिसका जो मन करे, मतलब कोई बात नहीं, जो जी में आए गा दीजिए। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। रफ़ी साहब ये कहकर रुक सकते हैं, और ये सच है। अब जमाना हमें ढूंढ रहा है, अब जमाना हमें ढूंढ रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे जब विश्व जी ने कहा कि यहाँ एक प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, तो कुछ मैं अपने बारे में बताऊँ, कुछ रफ़ी साहब के बारे में बताऊँ। मैं अपने बारे में तो कुछ बात इतनी सी है, मैं बहुत छोटा सा था, 5-6 साल का। मुकेश साहब की आवाज़ से मुझे बेपनाह मोहब्बत हो गई। मेरे जज्बों में इतनी सदाकत थी कि मैं मुकेश साहब से 2 बार मिल भी पाया 1973 में शिमला में। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मैंने एक गीत सुना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब 6-7 साल की उम्र में मैंने इस गीत को सुना, मैंने कहा ये भी एक आवाज़ है। और ऐसा ताल्लुक बना उस आवाज़ से मेरा कि मैं कॉलेज में जब पहुंचा तो मैं गाता था, अवार्ड मिलते थे। और मेरी खुशी ये रही, सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, सहारनपुर देहरादून हरिद्वार के पास एक छोटा टाउन है बेंगलोर के मुकाबले, काफ़ी छोटा। तो मैं गाता था, कोई अवार्ड, लेकिन ये भी किस्मत है कि कोलंबस है किस्मत। गाने का शौक
और तालीम की दुनिया में मैं चला गया। मैं लेक्चरर हो गया 1973 में और 2013 में मैं रिटायर हुआ। 40 साल में मैंने इंग्लिश पढ़ा कर, लेकिन मेरा जो मोहब्बत इन कलाकारों से है वो कभी ख़त्म नहीं हुई। 2013 में जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे विद्यार्थियों की वजह से, चूँकि वो भी चाहते थे कोई संपर्क बना रहे, तो यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बनाया जिसमें मेरे काफ़ी सारे पुराने विद्यार्थी मुझसे जुड़ गए। रमेश दत्त नाम से, देखने वालों की संख्या इसलिए ज़्यादा नहीं होती, 35-40 मिनट से कम मैं किसी से बारे में बोलता नहीं, सबके बारे में बोलता हूँ। और पहले ही मैंने विश्व जी से कहा था कि देखो मुझे ड्यूरेशन बता दो, तो उन्होंने कहा भाई 5, 7, 10 मिनट अपनी बात कह लीजिए कुछ रफ़ी साहब के बारे में। मेरे बारे में तो इतना ही है कि एक हद, एक जुनून तक 50s और 60s का सिनेमा मुझ पे तारी है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा रफ़ी साहब के बारे में, क्योंकि बचपन में मैं क्या करता था, पढ़ने से ज़्यादा शौक़ मुझे फिल्मी मैगज़ीन्स देखने का था। आप में से कुछ हम दौरी जानते होंगे कि उस ज़माने में 60s में कुछ मैगज़ीन आती थी हिंदी में, युग छाया, रंगभूमि, सुषमा, इंग्लिश की भी आती थी फिल्म में। तो उसमें एक बात लिखी होती थी और वो बात ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जब भी मैं कुछ जानना चाहता था उसमें लिखा जाता था 24 दिसंबर 1924 को मोहम्मद रफ़ी साहब कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। अब ज़्यादा पता ना चले कोटला सुल्तान सिंह क्या है, कहाँ है। अभी कुछ बरस पहले मैं कोटला सुल्तान सिंह चला गया और वहाँ जाकर के जब मैंने देखा गांव के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है कोटला सुल्तान सिंह, वहाँ से मेरी तीर्थ यात्रा शुरू हुई। मैं अंदर गया, उस स्कूल में पहुँचा जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब पढ़ते थे। पहले ही आपको बता दूँ कोटला सुल्तान सिंह में वो सिर्फ 11 बरस की उम्र तक रहे, उसके बाद वो लाहौर चले गए। तो मुझे खुशी ये है कि वहाँ कुछ ऐसे लोगों से मैं मिल पाया जिनके दादा परदादा जो थे वो रफ़ी साहब के दोस्त थे। तो कुछ बातें मुझे ऐसी मालूम हुई जो किताबों में या मीडिया में या पन्नों पे अलग जगह नहीं आती। जैसे सबसे बड़ी बात तो एक आती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब से किसी ने पूछा भाई आपको इतनी दिलचस्पी संगीत में हुई कैसे? तो उन्होंने कहा भाई मेरी गली में से एक फ़कीर गुजरता था, गाता हुआ जाता था और मैं उसके पीछे जाता था। छोटा सा 9-10 साल का मैं था और मुझे खुशी ये रही, एक दिन मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का घर जहाँ होता था उसके सामने उस गली से गुजरते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करता था। तो वो किसी ने पूछा भाई मोहम्मद रफ़ी साहब से वो गाना क्या गाता था? तो उन्होंने कहा वो गाना गाता था खेडने दे दिन चारनी माए, खेडन दे दिन चार, ये गाना गाता था। बस उसके बाद फिर वो लाहौर चले गए और बाकी तो मिस्टर गूगल का जो काम है वो यही है कि हर चीज़ वो उनके बारे में बता देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को क्यों याद करता हूँ। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को इसलिए याद करता हूँ, वेरिएशंस मन दर पद हरिदर सन को आज, जब धर्म की बात आती है तो वो ये गाना गाते हैं। लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है तो वो गाते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। अब देखिए जो आदमी धार्मिक गीतों को गा रहा है और वो एकदम यहाँ आता है, लेकिन मोहब्बत की एक सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है, अक्सर बिछड़ जाती है, बिखर जाती है और फिर आप गाते हैं है दुनिया उसी की ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। अब इतनी वेरिएशन। और एक बात खास है मुझे जो सबसे बड़ी खुशी की बात है और जो मैं आप लोगों के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरा एक दोस्त आज भी मौजूद है, उनका नाम है कंवलजीत सिंह। 1960 में हम कंवलजीत सिंह से मिले, 55 बरस बाद में दोस्ती उतनी खूबसूरत है। मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब का कितने लोगों पर कैसे असर पड़ता है। हम लोग बैठे थे एक दिन, 25-30 साल पहले की बात है, कंवलजीत और मैं बैठे थे, तो मैंने कहा, वो कह लगे यार काम तो बहुत मिल रहा है लेकिन कुछ थोड़ा सा मिसिंग है लाइफ में।
मैंने कहा जब तुम्हें ये लगने लगे ना कुछ मिसिंग है लाइफ में, तो सिर्फ एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना याद कर लेना। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, तो कहना इसमें क्या बड़ी बात है भाई, ये तो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया। इसका संगीत किसका है? मैंने कहा, कहते ख़याम साहब का। लिखा किसने है? कमाल अमरोही साहब ने। इसमें जो संतूर बज रहा है वो कौन बजा रहा है? शिव कुमार शर्मा जी बजा रहे हैं। बांसुरी कौन बजा रहा है? हरिप्रसाद चौरसिया जी बजा रहे हैं। और भाई पर्दे पे इसको कौन अदा कर रहा है? वो कौन सी सिंगर? तो अब आप ये बताइए कि एक जीवन में इतने सारे कलाकार इकट्ठे होकर एक गाना अगर किसी को देते हैं तो वो भूलता नहीं। मेरी परवरिश बरगद के पेड़ों के तले हुई है। 5 दिन मुझे कैफी आजमी साहब के साथ रहने का मौका मिला था 1973 में। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, रफ़ी साहब ने गाया हुआ। उसके बाद में गुलजार साहब से मुझे 70 मिनट का मौका मिला बात करने का, और वहाँ भी रफ़ी साहब आए बीच में। जब भी ये दिल उदास होता जाने कौन आस पास होता है। एक बात मेरे मन में हमेशा थी कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया 1969 के करीब, और रफ़ी साहब की वो शोहरत जो थी थोड़ी सी फिसल गई। किशोर कुमार का ज़माना आ गया। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। अब ये गाना है किशोर ने भी गाया और ये रफ़ी साहब ने गाया। किशोर का गाना पॉपुलर हो गया, धुंधला गए रफ़ी साहब 6 बरस के। तो मैं हमेशा ये देखा करता था कि उसके बाद वापसी हुई राजा की, बादशाह वापस लौटे, और जब वो लौटे किस गाने के थ्रू लौटे? ये मस्तियाँ ये बहार, ये एक गाना है। इसमें किशोरदा ने, लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो आवाज़। तो इत्तेफाक ये है अभी 23 सितंबर को मेरी मुलाकात इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश तलवार साहब से हो गई। तो मैंने उनको कहा, रमेश जी मुझे आपका धन्यवाद करना है। तो उन्होंने कहा, रमेश जी किस बात का धन्यवाद करना है? मैंने कहा धन्यवाद ये कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वापसी लाने में आपके इस गाने का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने फिर राजेश भूषण की बात करी। तो अब जो सिर्फ बात है, प्रोग्राम आप लोगों को काफ़ी दूर तक और देर तक चलाना है, और मुझे विश्व जी ने बोला था कि बस शुरुआत करा देना। मेरी कुछ मसरूफियत है, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना था। कुछ देर के बाद में मैं रुखसती लूँगा, लेकिन फिर कभी अचानक ऐसे ही आ जाऊँगा। और एक गीत मैं एक अंतरा उसका चलते चलते आपको सुना करके रुखसती लेता हूँ। दर्दी की बातें जब हम रफ़ी साहब की देखते हैं 1966 के करीब, मैंने जैसा मैं कहा मैं प्रोफेसर हो गया, पढ़ाने लग गया, PhD भी 9 करवा दी। काम तो स्टूडेंट करते हैं, नाम प्रोफेसर का होता है, और 40 साल गार्ड में दिए। और अब 12 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने कहा सिर्फ गाने और 50-60s का सिनेमा। 1966 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गाना गाया, इतना दर्दीला गाना कम ही सुनने को मिलता है, और वो गाना था बेनूर मेरी आंखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव लेकिन गिर जाने का भी डर, पर काट के किसी के परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब है।
आप कितना कहना चाहें कि जितना कहना चाहें आप आराम से उनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन कुछ देर मैं भी सुनना चाहूँगा क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर से चल के आया, तो यहाँ काफ़ी बड़ी महफिल आज जमने वाली है और मैं आप साहब का बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी खामोशी से मेरी बातों को सुना और मैं जब बात करता हूँ तो करता ही रहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। आपको एक मिनट दर्शक का व्यक्तित्व तो बहुत निराला है और उनसे यह बात सीखने की है कि रिटायरमेंट के बाद भी कितना मस्त जीवन जिया जा सकता है, ये उनसे सीखने की बात है। 74 नॉट आउट इनकी जीवनी के ऊपर में एक किताब भी लिखी गई है, गाता जाए बंजारा, तो वो अमेजोन पर उपलब्ध है और एक दूसरी भी निकलने वाली है और यूट्यूब पे इनके करीब 600 से ज़्यादा वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट प्रोग्राम का तरीका बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, पहले जो सीक्वेंस आप लोगों ने लिया उसी हिसाब से। पॉजिटिविटी है, ये मेरी जिंदगी में बहुत जल्दी आ गई थी और इसी की वजह से आज तक मैं यहाँ तक पहुँच भी गया हूँ। तो मैं ये आप सबको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अभिषेक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं पहले सिंगर को